नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देश में 2 राज्य महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव का रण अपने चरम पर पहुंच गया है। चुनावी रण में अब दिग्गजों की हुंकार है और मुद्दों पर तकरार है, लेकिन एक बयान ऐसा है जिसको लेकर सियासी और बयानी घमासान कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वो बयान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिसका बोलबाला न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में है बल्कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी रण से लेकर दिग्गजों के बीच भी जिसका हल्ला मचा हुआ है। उसी बयान को लेकर चुनावी रण में पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में कांग्रेस पर निशाना साधा, बयान दिया, कहा एक रहेंगे तो सेफ है। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है, जिस पर राहुल गांधी ने पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती है। देश में इस समय 2 विचारधाराएं हैं, हम संविधान के रक्षक तो वो खत्म करने वाले। तो आज स्वदेश एजेंडा में इन्हीं बयानों पर करेंगे चर्चा। हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र झारखंड की बिसात जुबानी जंग से शहमात में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी मंथन में थी कि इस बार उसे अपने दम पर पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला। बीजेपी के मंथन में इसके कई कारण सामने आए होंगे, लेकिन इसके लिए एक प्रमुख कारण ये भी है कि बीजेपी कई राज्यों में हिंदू वोटर्स को एकजुट नहीं कर पाई और विपक्ष जातिगत समीकरणों को साधने में सफल रही। खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना, सपा पार्टी की तरफ से पीडीए के नारे और बीजेपी 400 पार पहुंच गई तो संविधान बदल देगी जैसे परसेप्शन ने बीजेपी के हिंदू वोटर्स में बिखराव कर दिया, जिससे बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। इसके बाद से ही बीजेपी ने अपने हिंदू वोटर्स को जोड़ने की कवायद शुरू कर दी और इसका परिणाम हरियाणा चुनाव में देखने को भी मिला। हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों में लगातार हिंदुओं को एकजुट करने का अभियान चलाया। उन्होंने अपनी हर रैली में कहा कि हमें राष्ट्र के लिए एक होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, यूपी सीएम ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं का मुद्दा भी उठाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। यही कांग्रेस ने देश को जख्म दिए, यही आरजेडी ने बिहार में जख्म दिए, और यही झारखंड मुक्ति मोर्चा इस झारखंड के साथ कर रही है। योगी आदित्यनाथ के नारे का असर हरियाणा में हुआ और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद अब बीजेपी की महाराष्ट्र और झारखंड में नजर है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। इन दोनों राज्यों में चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। इसके लिए बीजेपी ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया नारा बटेंगे तो कटेंगे झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में भी छाया हुआ है। हालांकि महायुति में शामिल एनसीपी प्रमुख अजित पवार को ये नारा पसंद नहीं आया। उन्होंने महाराष्ट्र में इसका विरोध किया। अजित पवार ने कहा कि राज्य के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते।
प्रदेश के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है, तो महायुति में शामिल शिवसेना शिंदे गुट ने इस नारे का समर्थन किया है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है उनका ये नारा लोगों को बाद में समझ में आए। उन्होंने ये भी कहा कि अजित पवार इसे आज नहीं समझ रहे हैं, लेकिन आगे वो भी इसे समझ जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र के धुले में इस नारे के समर्थन में एक और नारा दिया, एक है तो सेफ है। ये नारा देते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। सोचिए, अलग अलग जातियों में टूटने से आप कितने कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, एक हैं तो सेफ हैं। हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। तो उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने मोदी के इस नारे पर पलटवार भी किया है। एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। तो ये इस प्रकार की बयानबाजी करने की नौबत प्रधानमंत्री पर क्यों आ रही है? बटेंगे तो कटेंगे नहीं चला, बटेंगे तो कटेंगे लोगों ने फेंक दिया हमारे यहाँ। अब एक है तो सेफ है, किसको आप एक कर रहे हो, किसको सेफ कर रहे हो? इस राज्य की पूरी जनता आपकी नहीं है क्या? इस देश की पूरी जनता आपकी नहीं है? हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहां से निकालना है। झारखंड में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा छाया हुआ है। जगह जगह इसके पोस्टर दिखाई देते हैं। बीजेपी इस नारे को लेकर आक्रामक प्रचार प्रसार कर रही है। बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रत्याशी सीपी सिंह के आवास पर बटेंगे तो कटेंगे के नारे के साथ सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने विरोध किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की रांची विधानसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी ने कहा, बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा है धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाओ, पोलराइजेशन करो और वोट लो, लेकिन जनता उनके मंसूबों को समझ गई है। वहीं झारखंड ने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे वोट मांगने के लिए भाजपा का सांप्रदायिक एजेंडा करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे आह्वान पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा ही है जो समुदायों के बीच विभाजन के बीज बो रही है और साथ ही सामाजिक ताने बाने को तोड़ने के लिए कदम उठा रही है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? क्या हम सब द्रोही हैं? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दी। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हिंदुस्तान को बांटते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करती है। हम अंग्रेजों से लड़े और हमने आपको संविधान दिया। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी को 2019 के मुकाबले काफी नुकसान हुआ था, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हरियाणा में आधी सीटें गंवाने के बावजूद विधानसभा में 2019 के मुकाबले ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, इसी उम्मीद के साथ बीजेपी को झारखंड और महाराष्ट्र से भी उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक है तो सेफ है कमाल करेगा और बीजेपी नेतृत्व एनडीए की सरकार सत्ता में वापसी करेगी। अब देखना होगा झारखंड और महाराष्ट्र में इस नारे का क्या असर होता है और किसे कितना नफा नुकसान होता है और किसकी सरकार बनती है। स्पेशल रिपोर्ट स्वदेश न्यूज। तो जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हैं और इसी महीने रिजल्ट भी आ जाएगा, इसको लेकर अब चुनाव में जुबानी जंग तेज हो गई। चलो इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनोज पंडित जी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन डोंगरे जी, सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी से अनीश गाडवे जी और राजनीतिक विश्लेषक मनीष कुमार गुप्ता जी। सबसे पहले मनोज पंडित जी, जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आप अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सके और बहुत सारे रीजन रहे होंगे, बीजेपी ने उसके बाद मंथन भी किया है, लेकिन उस मंथन में जरूर ये बात सामने आई होगी कि आप लोग, आपके जो हिंदू वोटर्स थे जो 2019 में आपके साथ थे, उसको आप एक साथ नहीं कर सके। और फिर एक ट्रायल के तौर पर हमने देखा हरियाणा में जिस तरह से बटेंगे तो कटेंगे का नारा बड़ा ही चर्चित हुआ, उसका असर भी देखने को मिला और कहीं ना कहीं आपको उससे बड़ा फायदा हुआ। वो जो ट्रायल था हरियाणा चुनाव में, अब झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में ये स्ट्रेटेजी बन गया है। बटेंगे तो कटेंगे नारा तो चल ही रहा है, नरेंद्र मोदी ने भी एक नारा दे दिया है, एक है तो सेफ है। अगर देखिए, मेरा मानना ये कि एक तो रहना ही चाहिए ना देश को। देश अगर एक है, मजबूत है, तो चीजें आगे बढ़ेंगी ना। उनका मानना ये है कि हम देश के हर व्यक्ति को, अपनी ताकत को तभी हम एक कर सकते हैं जब हम सब इकट्ठे हों। अब इसमें ये जिसकी जैसी मानसिकता है वैसे ही उन चीजों को वहां पर वो जो है सेट कर लेते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए या बांटने के लिए। बांटने काम तो हमेशा कांग्रेस ने किया है, भारतीय जनता नहीं, पार्टी लेकिन ने तो कांग्रेस बांटने कह का- रही है और शिवसेना यूबीटी के नेता भी कह रहे हैं कि कौन एक है और किनसे सेफ होने की बात की जा रही है। देखिए, जो असामाजिक तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं, अभी देखिए आप जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी की, जिसके लिए महीनों तक सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाने के लिए कपिल सिब्बल लड़ाई लड़ते रहे, चीजें करते रहे और अब उन्होंने पहले ही सदन में पहले ही बार जो है वो प्रस्ताव पास करने की बात की कि धारा 370 हटनी चाहिए। तो कैसी मानसिकता है इन लोगों की? ये क्या देश को क्या कहना, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना मनोज जी, चाहते मुझे हैं? लगता है आपने नरेंद्र मोदी जी का पूरा बयान नहीं सुना होगा। जिस तरह से एक है सेफ है के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस जिस तरह से जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, और नेहरू जी की भी उन्होंने याद की और तमाम दूसरे कांग्रेस के नेताओं की भी उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह से कांग्रेस से लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश कर रही है, खतरनाक खेल खेल रही है, इससे हमें सावधान रहना है। तो लेकिन आप 370 की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, वो तो जातियों को लेकर बात कर रहे हैं और कि जातियों को लेकर बात करें कि आप बटे मत, आप एक रहे तो सेफ रहेंगे। और ये उसी नारे से कहीं ना कहीं मेल खाता है जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मेरा मानना ये, मैं सिर्फ ये आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी मानसिकता क्या है, इनकी कथनी करने में फर्क देखिए आप कि ये करना क्या चाहते हैं। आप ये उदाहरण है जो जम्मू कश्मीर में इन्होंने किया, जो पिछले 3 दिन से वहां चल रहा है। और ये एक रहने की स्थिति ये है कि एक तो जब आप चीजें आप करेंगे तो एक तो रहना ही पड़ेगा। अगर हम लोग देश के सारे लोग हम इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तभी चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे ना भागीरथी जी, वरना इसकी स्थिति तो लोग तो बांटने की स्थिति में। आप देखिए जनसंख्या, कांग्रेस तो कहती है कि भाई ठीक है आप कीजिए, आप ये जातिगत जनगणना कीजिए, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की नीति नियत स्पष्ट नहीं है, जो कि जनता भली भांति समझती है कि इनकी नीति ना नियत कुछ स्पष्ट नहीं है। इसीलिए लोग जो है, आप चाहे लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, चाहे अभी हरियाणा में चुनाव हुआ और वहां की स्थिति आप देख लीजिए, तो आप स्पष्टवादी लोग चाहिए जो जनता के हित में काम कर सकते हो। जहां जनता ये मानती है कि यही लोग, यहीं पे हमारा भविष्य सुरक्षित है, वो भारतीय जनता पार्टी है। भागीरथी जी।
ठीक है, हालांकि जिस तरह से मैंने कहा जातियों को लेकर ही इसका जिक्र किया गया था, आपने उस पर नहीं कहा, आप एक है तो सेफ हो की बात करें। ठीक है, आपने एक अपना परसेप्शन दिया और मुझे लगता है आप कुछ बातें छुपाने की भी कोशिश करें। दोबारा आऊंगा और आपसे क्लियर पूछूंगा। ठीक है, इस वक्त पवन डोगरी जी हमारे साथ नहीं है, जैसे जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता हम उनसे भी इस बारे में जरूर चर्चा करेंगे। रविंद्र प्रताप जी, देखिए उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में कई विधानसभा उपचुनाव है वहां पर, और बटेंगे तो कटेंगे वहां पर भी नारा छाया हुआ है, लेकिन आपके नेताओं ने एक और नारा दिया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीएस तक रहेंगे। लेकिन देख रहे हैं झारखंड चुनाव में, महाराष्ट्र चुनाव में ये बड़ा इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। कहीं पर इसका समर्थन हो रहा है तो कहीं इसका विरोध देखने को मिल रहा है। अब एक और नारा सामने आ गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रविंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे हमारा संपर्क होगा हम उनसे सवाल करेंगे। अनिश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ भगीरथ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी अनिश जी, देखिए जिस तरह से आपके नेता तो इस नारे का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि ये जो नारा है ये किससे सेफ होने की बात की जा रही है और कौन है जिनको एक रहने की बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हम देखें, पहले कुछ समय पहले तक उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ थे, एक ही शिवसेना हुआ करती थी, और इस तरह के बयान बहुत सारे शिवसैनिकों की तरफ से, शिवसेना के नेताओं की तरफ से भी सामने आते थे। अक्सर ही कहा जाता था कि ज्यादा हार्ड और स्ट्रांग और कट्टर बयान शिवसेना के महाराष्ट्र में आते थे बीजेपी के मुकाबले। लेकिन अब यहां पर जिस तरह से सेक्युलरिज्म की बात आपको अक्सर करते रहते हैं, तो ये नारा वाकई आप लोग को लगता है कि इसको डिफेंड करने में आप उतर गए, कहीं नुकसान ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि शिवसेना इसी तरह के बयानों को लेकर पहले जानी जाती थी। देखो, शिवसेना आज भी अपने हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे आज भी है, लेकिन आपको ये फर्क समझना पड़ेगा कि शिवसेना ने हिंदुत्व को छोड़ा नहीं है, शिवसेना ने भारतीय जनता पक्ष को छोड़ा है। आज भी हम कहते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू है, हाँ हम हिंदू है तो हमें गर्व है उस बात का, लेकिन हमारा हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व हृदय में भगवान जी राम को रखना सिखाता है, हमारा हिंदुत्व मार काटने सिखाता। मुझे आज तक ये बात का पता नहीं चला कि ये बचेंगे क्या बोलते, बटेंगे नहीं तो कटेंगे। अनिश गाडवे जी, बाला साहब ठाकरे गर्व से कहते थे, वो गर्व से कहते थे कि बाबरी मस्जिद को शिव सैनिकों ने ढाया है, वो गर्व से कहते थे। और आप जिस तरह से अभी बयान दे रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से और ज्यादा हार्ड बयान पहले शिवसेना की तरफ से सामने आता, अब शिवसेना अलग हो गई है, अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो गई है, शिंदे गुट की शिवसेना हो गई। लेकिन ठीक है, मेरा स्ट्रेट सवाल, महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को हमेशा एकजुट करने में लगे रहे। पहले जो मराठी वहां पर होते थे उनको लेकर राजनीति करते थे, फिर लेकिन एक बड़ी राजनीति के साथ बाला साहब ठाकरे आए और महाराष्ट्र में शिवसेना ने एक जो राजनीति की वो हिंदुत्व को लेकर राजनीति की, हिंदुओं को एकजुट लगातार करते रहे। तो क्या इस पर समर्थन नहीं है उद्धव ठाकरे का कि अगर हम बटेंगे तो कटेंगे या फिर एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? क्या नहीं चाहती उद्धव ठाकरे की शिवसेना कि हिंदू एक हो? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमने हिंदुत्व की राजनीति नहीं छोड़ी है। मैं आपको वही बात कहना चाहता हूँ, शिवसेना में आज भी मुस्लिम लीडर्स है, उस समय भी जब बाला साहब थे उस समय भी साबिर भाई शेख जैसे हमारे मंत्री हुआ करते थे, ये बात आप ना भूलिए। दूसरी बात, हिंदुत्व किसी के कोई हिंदुत्व की रक्षा करना इतना हिंदुत्व कच्चा नहीं है, और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पक्ष ने क्या ठेका नहीं, क्या बोलते हैं उसे, इन्होंने ये सर्टिफिकेट देंगे क्या आप आज हमको बटना है, आज हमको कटना है? आज आप देखिए ना, मैं आपको एक बात बार बार कहना चाहता हूँ, इनका हिंदुत्व पूरा फेक हिंदुत्व है। इनके गोवा राज्य में, इनके मणिपुर राज्य में जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इनके गोवा राज्य में गाय बीफ को खाया जाता है, वहां पे बीफ को बैन भी करेंगे। लेकिन जहां पे इलेक्शन आएंगे, जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे तो बीफ को, गाय को राज्य प्राणी का दर्जा दे दिया। देखो, गौ माता की हत्या ना हो, ये हमारा भी एक एजेंडा है, लेकिन इनका हिंदुत्व देखिए, जहां पे इलेक्शन उस तरह से इनका हिंदुत्व बाहर आता है। आप अगर वहां पे मुफ्ती मोहम्मद के साथ में सत्ता बनाएंगे वो सब चलेगा। आप महाराष्ट्र में विधान परिषद की इलेक्शंस में मुस्लिम पार्षदों का, मेरे ख्याल से विधायकों का वोट लेंगे, एमआईएम के तक वोट इन्होंने लिए, 2 एमआईएम के आमदार के वोट इन्होंने लिए हैं भारतीय जनता पक्ष ने, तब उनको मुस्लिम नहीं दिखते। नवाब मलिक रहते हैं, निशान सिद्दीकी रहते हैं, अब्दुल सत्तार रहते हैं, ये इन सब आमदारों के वोट लेंगे अपने आमदार, विधान परिषद के आमदार चुन के लाने में। लेकिन बाकी वक्त में ये सिर्फ इतनी बात लेकिन इस बयान से आप लोग की पार्टी को क्यों आपत्ति है? अगर बटेंगे तो कटेंगे कहा जा रहा है,
इसमें ये कहा जा रहा है कि आप बटिए मत, इकट्ठा रहिए। नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं एक है तो सेफ है, तो इसमें फिर आपत्ति क्या है? क्योंकि शिवसेना तो उसी हिंदुत्व की राजनीति पे चल रही है, आप खुद कह रहे हैं, फिर इन बयानों में आपत्ति क्या है? ये बयान बीजेपी ने शुरू किया इसलिए आपत्ति तब होती थी शिवसेना की। देखो, सबसे पहली बात, प्राइम मिनिस्टर को ऐसे बयान देना किस तरह, कौन से लॉ में बैठता है, शोभा भी देता है क्या? जिससे एक है तो सेफ है, क्या गलत है इसमें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा एक है तो सेफ है, क्या गलत है इसमें? ये बताइए मुझे आप। मतलब वो अगर प्रधानमंत्री अगर ऐसी बात करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री देशवासियों को कहते हैं कि आप सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं है इस देश में, आपका जो कायदा कानून है, मतलब कल को कोई भी उठेगा, तलवार लेगा और काट देगा किसी को भी। नहीं, वो यूनिटी की बात करें, हर कोई यूनिटी की बात करता है। अनिश जी मुझे बताइए, आपके पार्टी के जब मीटिंग होती होगी, आप लोग कहते होंगे ना कि हम सब इकट्ठा होकर इस चुनाव को बेहतरी से लड़ेंगे, हम इकट्ठा होकर हम शिवसेना यूबीटी को हम सरकार में एक मजबूत पक्ष के तौर पर करेंगे। तो जब इकट्ठा होने की बात की जा रही, यूनिटी की बात की जा रही, तो क्या गलत है? नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं ना एक है तो सेफ है, अगर सब एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। धर्म के नाम पे राजनीति करना, धर्म के नाम पे चुनाव के वक्त राजनीति करना, अगर इनको ये बात कहनी थी तो पहले कहते थे। आज चुनाव, झारखंड के, यूपी के उपचुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव 2-3 दिन पे है। उस समय अगर आज भी देखिए, मुंबई में एक सर्वे लाया है इन्होंने, आपको नहीं पता, मुंबई में हिंदुओं की संख्या 54% होने वाली है। और ये सर्वे किसका है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का सर्वे। मतलब मुझे बताइए, ऐसे सर्वे आज लाके ये किसके मन में डर पैदा करना चाहते हैं? देखो, हिंदू खतरे में ना, मुस्लिम खतरे में, यहाँ पे इस देश की लोकशाही खतरे में। सर, ऐसे बातों को निकाल के 5 साल कुछ नहीं करने का और 2-3 दिन में ऐसी बातें लाने की और लोगों के माथे भड़का देने के धर्म के नाम पे और उसको वोट में परिवर्तित करने का, ये इनकी राजनीति। आप समझे इन बातों को। आज हिंदू खतरे में नहीं, आज हमारे हाथों पर रोजगार नहीं है, हम क्या करेंगे उस समय? हमारे रोजगार जा रहे हैं बाहर, महाराष्ट्र के बाहर। ठीक है अनिश जी, आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे आप पुराने बयान अगर आप बाला साहब ठाकरे के सुन लेंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे आपके सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे। बहरहाल ठीक है, मनीष कुमार जी हमारे साथ जुड़े। मनीष कुमार जी, देखिए जिस तरह से ये बयानों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आप क्या देख पा रहे हैं, कितना असर इन बयानों का होने वाला है झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में? मनीष जी, मुझे लग रहा है शायद आपने म्यूट करके रखा हुआ, उसको आप अनम्यूट कर देंगे तो आपकी आवाज हम तक पहुंच जाएगी। आ रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी देश के चुनावों के असली मुद्दों को भटका रही। शुरुआत करता हूं कांग्रेस, बीजेपी से। भाई, बीजेपी कह रही है बटेंगे तो कटेंगे, और वो कह रही है कि हिंदुओं की डेमोग्राफी हो रही है, चेंज हो रही है, मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं स्पेसिफिकली। वहीं झारखंड में भी कह रही है कि ऐसा ही हो रहा है, आदिवासी घट रहे हैं, मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, और वहां पे वो वहां की बेटी को शादी करके जमीन हड़प रहे हैं, और ये ब्ला ब्ला ये सब चल रहा है। तो बदले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे साहब की पार्टी, ये सब भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी कहती है तो फलाना इम्पोर्टेड, किसी महिला के बारे में कहते हैं वो फलाना इम्पोर्टेड माल है, कोई कहता है पटक के मारेंगे, कोई कहता है खूनी लुटेरा, कोई कुछ, कोई। सच्चाई ये होनी चाहिए कि बात हो रोजगार की, तो बात एमएसपी की भी तो हो। भाई, जिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में शोर मचा के आए हैं, एमएसपी एमएसपी एमएसपी, उन एमएसपी की चर्चा राहुल गांधी क्यों नहीं कर रहे हैं? मुद्दा इस बात का क्यों नहीं उठता है कि ऐसे बयान एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों दे रहा है अपनी पार्टी के लोगों को कि भाई ऐसे वायदे मत करो जो पूरे ना कर सकते। आखिर झूठे वादे करके कांग्रेस या बीजेपी क्या करने जा रही है? आपको याद होगा, राहुल गांधी ने वायदा किया था हर लेडी को 6,000 रुपए महीना मिलेगा, 72,000 रुपए साल, उसके बावजूद चुनाव हार गए थे। इसका मतलब है बयानबाजी से इतर लोगों को यह जानने में इंटरेस्ट ज्यादा है कि कौन जो कह रहा है वो कितना रिलायबल है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो जाहिर है मुझे बता रहे हैं कि जो लोग एकजुट रहेंगे उनकी मजबूत रहेगी स्थिति, चाहे वो कोई भी हो और कोई मुद्दा हो। कांग्रेस का विरोध तो समझ आता है, लेकिन मुझे हंसी आती है
शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लोगों पर को कैसे बेशर्मी से डिफेंड करते हैं। 20, 25, 30 साल जिस भाजपा के साथ शिवसेना साथ रही, शिवसेना के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फांसी मारती के आरोप लगाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं, शर्म नहीं आती। सबसे ज्यादा राजनीतिक यूटर्न जो लिया है, तो राजनीतिक पतन हुआ है, तो बाला साहब के विचारों को फॉलो करने वालों का हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करें क्या, सिर्फ इसलिए कि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, हम वोट तो दे रहे हैं, लेकिन इनकी राजनीतिक विचारधारा कहां गई। आप बार बार कह रहे थे साहब कि भाई अनीश जी एक बार बाला साहब के पुराने बयान सुन लो, और अनीश भाई वो बयान सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि जैसे ही उनके बयान सुन लेंगे उनको बुखार आ जाएगा। तो सच्चाई ये है कि इस समय देश की राजनीति किसी भी आदर्श और नैतिकता को त्याग कर भूतल से भी नीचे गर्त में जा चुकी है। ऐसे में हमें सर्वश्रेष्ठ का न चुनाव करके उसका चुनाव करना है जो ठीक है। वर्तमान परिस्थिति में जनता को यह चुनाव करना है कौन ठीक है, कौन रिलायबल है। अब आप कांग्रेस बात करते हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। एक बार भी क्या उन्होंने ये कहा कि संविधान में कौन सा दिक्कत है। अभी मैं किसी जगह सुन रहा था तो वो कह रहे टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त की जरूरत है, आज के चुनाव आयुक्त खराब है। तो भाई इनको ये बताने की जरूरत है कि उन्हीं टीएन शेषन ने चुनाव आयुक्त के पद के बाद कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था, और ये वही कांग्रेस है जिन्होंने एक कांग्रेस के एमपी को आसाम से उठाकर एमपी पद से रिजाइन करा के सीधे सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया था, और जज जैसे ही वो जज की कुर्सी से रिटायर हुए तुरंत उनको फिर राज्यसभा से भेज दिया था। तो संविधान की रक्षा करने वालों का अगर इतिहास खोल लें तो पता लगेगा कि संविधान की रक्षा करना कितने की। जब बाबा साहब ने अपना संविधान बनाया था तो क्या उसमें सेक्युलर वर्ड था? अगर नहीं था तो बनाने वालों ने क्या बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा को चोट नहीं पहुंचाई होगी? उनके ऊपर स्वर्ग में बैठे उनके हृदय को चोट नहीं पहुंचाई होगी? और ठीक है। जिस तरह से आप तमाम और मुद्दों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका राजनीतिक पार्टियों को जरूर जवाब देना चाहिए। रविंद्र प्रताप जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? जी सर। जी रविंद्र प्रताप जी, देखिए बयानों का दौर लगातार जारी है। हरियाणा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान दिया गया था, बटेंगे तो कटेंगे, अब महाराष्ट्र झारखंड में छाया हुआ, उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, वहां पर भी कई जगह इसके पोस्टर लहरा रहे हैं। लेकिन एक और बयान नरेंद्र मोदी का भी सामने आ गया, एक है तो सैफ है। आप लोग की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बयान है, हरियाणा में इसका असर देखने को मिला। आपको लगता है बयान आप लोग की तरफ से भी सामने आ रहे हैं, लेकिन झारखंड और महाराष्ट्र में इन बयानों का असर होगा? क्योंकि महाराष्ट्र में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कुछ पार्टियां इसका समर्थन कर रही है, कुछ पार्टियां इसके विरोध में, खासकर जो पक्ष में वो पक्ष में है, जो विपक्ष में विपक्ष में है। एक सज्जन 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, उनके पास बटेंगे कटेंगे बोलने के सिवा कुछ भी नहीं है। दूसरे सज्जन 7.5 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पा रहे हैं, बटेंगे कटेंगे बोलेंगे। उनको चुना गया था बांटने काटने के लिए नहीं, उनको चुना गया था जन कल्याण के लिए क्या किए बताने के लिए। तो वह बताने में अक्षम है, इसका मतलब वो पूरी तरीके से एक प्रधानमंत्री के रूप में अक्षम है, एक मुख्यमंत्री के रूप में अक्षम है। यहाँ भी जितनी डिबेट हो रही है इसमें महाराष्ट्र के मूल मुद्दे किनारे कर दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव मूल मुद्दे पे होता है, बटने कटने का अगर होता तो ये जितने भी 11 हिंदू तीर्थ स्थल सब जगह हार गए हैं, उत्तर प्रदेश से जीते होते। इसका ये बात थोड़ी है, योगी जी का एक पुराना डायलॉग है 2007 का, जब भाजपा से बगावत किए थे, उसका कोई असर नहीं होगा। जहां महाराष्ट्र का बात करता हूं मैं, ओपिनियन पोल गायब है। ये बड़े दौड़ते थे मीडिया वाले ओपिनियन पोल लेके, गायब हो गया। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट एक साथ आके मंच पे जनता को बताती है, विपक्ष को ललकारती है। जहां महायुति गायब है, महायुति लड़ रही है आपस में, कुछ भी है नहीं वहां पर। अगर जरा सा परिणाम में दाग लें, 2019 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी 17 सीट हारी। 2024 में जब लोकसभा की सीट हुए तो भारतीय जनता पार्टी 14 सीट हारी।
ये जनता का परिणाम है। जरा मुद्दे देखिए वहां के क्या हैं। महाराष्ट्र के जो सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण का और मराठा स्वाभिमान का, भारतीय जनता पार्टी ने मराठा स्वाभिमान को कुचला है। कैसे कुचला है? दो क्षेत्रीय पार्टियां थी जो मराठा स्वाभिमान की प्रतीक थी, आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी की और शरद पवार जी की। इन दोनों पार्टियों को तोड़ा है। वहां की जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दुष्कर्म किए हैं, उसका परिणाम भी दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा था जनहित में कि जितनी भी योजनाएं थी महाराष्ट्र के लिए सबको उठा के लेके चले गए गुजरात में। हर व्यक्ति जानता है, ट्रेन में चलने वाला व्यक्ति हर समय यही बात करता है। अब आ जाइए सबसे बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, और धारावी में सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं और अपना जीवन यापन लोकल प्रोडक्ट्स में करते हैं। जितना बड़ा पाव बंबई में बिकता है उसका 75% धारावी से बन के आता है, उसको बेच दिया। बीजेपी सरकार ने किसको बेच दिया? अडानी को। अब अडानी क्या कर रहा है कि करीब 10 से 15 लाख के बीच गरीबों को उजाड़ रहा है। इसके इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये सारी बातें जान रही है वहां की जनता। अभी लोकसभा में अच्छा सा परिणाम दिया है और आगे आने वाला जो चुनाव है अभी विधानसभा का, उसमें ऐसा परिणाम देगी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना पड़ जाए महाराष्ट्र से। जी धन्यवाद। ठीक है पवन जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पवन जी नहीं जुड़ा हमारे साथ। मनोज जी देखिए, जिस तरह से अभी रविंद्र जी ने भी तमाम मुद्दे गिनाए और वो मुद्दे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं जनसभा में, प्रचार प्रसार में, बस यही इसी तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। क्या जिस तरह से, वही मैंने कहा, जो हरियाणा में ट्रायल किया था, अब महाराष्ट्र और झारखंड में स्ट्रेटेजी बन गया है, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में आप लोग हारे थे, वहां पर आधी सीटें आपकी कम हो गई थी, लेकिन जिस तरह से आक्रामक प्रचार प्रसार देखने को मिला, स्ट्रेटेजी भी देखने को मिली, लेकिन ये बयान काफी असरदार हुआ। इसका असर ये हुआ कि पहले के मुकाबले से ज्यादा इस बार सीटों के साथ विधानसभा में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। तो उसी ट्रायल को अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना लिया गया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मुद्दे रविंद्र प्रताप जी गिना रहे थे, वो मुद्दे कम दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। और दूसरी तरफ ये अजित पवार जो आपके साथ हैं, वो इस तरह के बयानों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान, इस तरह की बातें महाराष्ट्र में नहीं चलती, यहाँ की राज्य के लोग इस तरह के बयानों को स्वीकार नहीं करते। जो आपके गठबंधन में अजित पवार, वही इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए जी बजरंगी जी, स्थिति ये है कि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बन रही है, और जब तीसरी बार सरकार तब बनती है, इतिहास हरियाणा में बदल दिया गया, क्योंकि जनता को ये हम लोगों ने साबित करने में हम कामयाब हुए कि हमने जनता के हित में काम किया। अगर हमने जनता के हित में काम ना किए होते तो सरकार क्या हम तीसरी बार बना पाते? और देखिए, लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के पास चली गई, और इसकी स्थिति ये रही कि अब जब हमने विधानसभा चुनाव लड़ा तो हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। जितने एग्जिट पोल थे, सारी चीजें थी, आपके सामने सब दिखा रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेस की जलेबी जो है, जलेबी बट गई, और वो जलेबी जो है गुहाना में राहुल गांधी जी ने कहा कि इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई जाएगी कि पूरे वर्ल्ड में जलेबी बांटी जाएगी। तो मेरा मानना ये है कि अब जनता जानती है कि हमारा भविष्य, हमारा सुरक्षित कहाँ पर है, चीजें कहाँ पर। ये कथनी करने का जो नाटक है, ये कांग्रेस कर नहीं पाती। कांग्रेस की स्थिति ये कि कांग्रेस क्या, अभी आप देखिए झारखंड में क्या, अगर बीजेपी ने वहां पर 2000 रुपए देने की बात की तो कांग्रेस ने हम 2500 रुपए देंगे। अरे भाई कैसे देंगे? यूपी में 7000 रुपए देने की बात कर दी, 72,000 रुपए साल की बात कर दी। तो आपके पास कम से कम कुछ आंकड़े होने चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए। आप कैसे देंगे, क्या करेंगे? आपने सिर्फ एक उठाया कि भाई हमें तो जो है वो काम करना है जो बीजेपी कहती है, उससे आगे बढ़ के कुछ करना है, ताकि हम लोग जनता को रेवड़ी बांट सके और रेवड़ी के बहाने, लालच में हम लोग जो है चीजों को करा सके। क्योंकि ये पैरामीटर जो केजरीवाल ने दिल्ली में स्टार्ट किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री यात्रा, फ्री चीजें, ये फ्री की चीजें जो है ये देश हित में नहीं है भागीरथी जी। देश हित में
अगर सारी चीजों को चलाना है तो हमें हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए, उस रोड मैप के हिसाब से हमें काम करना है और चीजों को आगे चलाना है। आप देखिए आज पूरे देश में मनोज जी रोड बिल्कुल, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर देखिए लीजिए। जिस तरह से सपा प्रवक्ता रविंद्र प्रताप जी कह रहे थे और आप कह रहे हैं कि मुद्दों की बात नहीं हो रही, आप भी कह रहे हैं कि इस तरह की विकास की बात होनी चाहिए या हो रही है, लेकिन वो नहीं दिखाई दे रहा है ना। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग के बड़े बड़े नेता, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उनके इस तरह के बयान क्यों सामने आ रहे हैं? आखिर क्या एक स्ट्रेटेजी के तहत जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटर का बिखरा हुआ, महाराष्ट्र में इसका नुकसान देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में इसका नुकसान देखने को मिला, उसी हिंदू वोटर को एक करने के लिए इस तरह के हार्ड बयान दिए जा रहे हैं? देखिए ये स्थिति ये है कि आप अगर कहीं पर दुर्गा पूजा होती है या कोई यात्राएं निकाली जाती है, उसमें पत्थरबाजी क्यों होती है? हमने तो कभी नहीं, जहाँ पे जुलूस निकाले, ताजिए निकाले, आप मुझे बताइए कि कभी पत्थरबाजी हुई क्या? कभी कोई उनके ऊपर हमला हुआ क्या? या कहीं पर अभी एक इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई कि झंडा बदलने पे उसको गोली मार दी गई चीजें, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा चीजें हैं जहां उनकी मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। और मेरा मानना ये कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो इकट्ठे रहने में कोई किसकी मानसिकता बदलने की बात कर रही है? वही तो मैं क्लियर पूछ रहा हूँ। क्लियर आप लोग क्यों नहीं करते? क्लियर कर दीजिए ना। अगर आप लोग जनसभा में इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह के नारे देते हैं, तो डिबेट में अगर आप लोग बैठ रहे हैं, इसको भी क्लियर कीजिए। किसकी मानसिकता की आप लोग बात कर रहे हैं और किसको कह रहे हैं इकट्ठा होने के लिए? बिल्कुल क्लियर कीजिए, बोलिए ना। छुप छुप के थोड़ी थोड़ी राजनीति क्यों हो रही है? बिल्कुल क्लियर स्टैंड लीजिए। नहीं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो किसी एक धर्म विशेष से आते हैं और जो आप ये देखिए कि स्थिति ये है कि आप खाना खा रहे हैं तो उसमें यूरिन डाल रहे हैं, आप थूक रहे हैं, मतलब क्या इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या देश में एक ऐसी लकीर खींचना चाहते हैं कि जिससे कि जो सद्भावना है, जो चीजें हैं, वो इकट्ठी रहने की जगह बिखर जाएं। तो हमारा मानना ये कि हम ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाई इकट्ठे रहेंगे, चीजें रहेंगी तो उससे जो है देश संगठित रहेगा और हम उसको और मजबूती से आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अभी आपने थोड़ा खुल के तो कम से कम बोला। एक आपने विशेष धर्म के बारे में बोला और फिर आप कह रहे हैं कि एक रहने की बात करें। ठीक है, इसके पहले जब मैं आपके पास गया था, आप थोड़ा सा बच के आप कहने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है अनिश, मैं आऊंगा, मनीष जी आऊंगा आपके पास। अनिश जी देखिए, जिस तरह से मनीष जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, उन्होंने कहा कि बहुत सारी विचारधारा आप लोग की पूरी तरह से बदल गई है। बाला साहब ठाकरे जिस तरह से उनके वक्तव्य हुआ करते थे, उनके विचार थे, चीजें बदल गई है। वो तो ये भी कहते थे कि कुछ भी हो जाएगा, कभी कांग्रेस के साथ शिवसेना कभी नहीं जाएगी, लेकिन कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में आप लोग, तमाम तरह की ये बातें हैं। लेकिन अभी जिस तरह से स्ट्रांग वक्तव्य के साथ बीजेपी मैदान में, कभी शिवसेना इस तरह के स्ट्रांग वक्तव्य के साथ होया करती थी। क्या राजनीतिक मजबूरी है आप लोग की, जिनके साथ गठबंधन में इसलिए बच बच कर चल रहे हैं, और जो बयान पहले आप लोग की तरफ से दिए जाते थे अभी वही बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं? क्या राजनीतिक मजबूरी है? जी, आपको एक बात समझनी होगी, हिंदुत्व की व्याख्या क्या है, आप मुझे अगर बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हिंदुत्व क्या कहता है? सबसे पहली बात, शिवसेना कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, या शिवसेना समाजवादी के साथ नहीं जाएगी, ये तय करने वाला कौन है? बाला साहब का वो जो स्टेटमेंट आपने मुझे बताया कि मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, बहुत सही स्टेटमेंट आपने मुझे बताया। लेकिन बाला साहब का यह भी स्टेटमेंट है कि मैंने भारतीय जनता पक्ष को अपने कंधे पे खड़ा करने के लिए अपने कंधे शिवसेना के कंधे नहीं बनाए हैं। देखो, राजनीति अपनी तरफ शिवसेना 80% समाजकारण, 20% राजकारण पे चलती है। 20% का राजकारण यह कहता था कि हमें जो शब्द दिया गया 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद का, जो भारतीय जनता पक्ष को लगा शिवसेना हमारे साथ आएगी नहीं तो कहाँ जाएगी, उनने हमें ग्रांटेड लिया। और इस बात के कई मीडिया पे प्रूफ है। खुद शिवसेना के पक्ष प्रमुख ने उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और बताया गया था कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद, अगर आपके पास नहीं है भगीरथ जी तो वीडियो में आपको भेजूंगा, मेरे पास 2 से 3 वीडियो है जिसमें खुद अमित शाह बाजू में बैठे हैं और खुद देवेंद्र फडणवीस बोल रहे हैं कि हमने हर चीज में समानता लाई है, जिसमें जगह भी समान रहेगी, जो विधानसभा की सीटें लड़ाई जाएगी वो। तो देखिए, ये सब करने के बाद अगर आप हमें ग्रांटेड लेंगे तो शिवसेना ने अपना अलग स्टैंड हर बार लिया है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन शिवसेना मुस्लिम लीग के साथ भी एक समय जा चुकी थी। शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी के वक्त भारतीय जनता पक्ष के कैंडिडेट को राष्ट्रपति के टाइम पे वोट नहीं दिए थे अपने और एक बात बताना चाहता हूँ, प्रतिभा सिंह पाटिल के टाइम पे भी शिवसेना ने अपने वोट कांग्रेस को ही दिए थे। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि हर
आती जाएगी। अगर आप हमारे साथ दगा करोगे, आप हर वक्त हमारे साथ छल करोगे और आप ये सोचोगे कि शिवसेना जाएगी कहां पे, तो शिवसेना की अपनी अलग नहीं, लेकिन इसका नुकसान हुआ ना, देखिए इसका नुकसान हुआ। शिवसेना दो गुट में बट गई, शिवसेना दो गुट में बट गई, एक शिंदे गुट हो गया जिनके पास तीर कमान आप लोग का जो कई सालों से चुनाव चिन्ह था वो उनके पास है, पार्टी का नाम चिन्ह सब इनके पास है, शिंदे गुट के पास है। और जिस तरह से अभी बीजेपी बयान दे रही है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं चुनाव में इसका नुकसान ना हो जाए। वक्त नहीं रहे भगीरथ जी, मेरे आपसे दरख्वास्त है, आप मुझे वक्त दे दीजिए। आप मुझे बताइए, अगर आप हमारा घर तोड़ेंगे, आप हमारी पार्टी को तोड़ेंगे, आप हमारा चिन्ह किसी को दे देंगे, कल के आए हुए लोगों को आप बोलेंगे ये अधिकृत पार्टी है, आज कोर्ट हमें तारीख नहीं दे रहा और आप हमें बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करे, तो नहीं होगा। शिवसेना आज भी अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे चलती है, आज भी हम कहते हैं गर्व है हमें हिंदुत्व पे, लेकिन हमारा हिंदुत्व किसी को ठीक है, बिल्कुल ये पार्टी की स्ट्रेटेजी हो सकती है आपकी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो ये बयान सामने आ रहे हैं इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग, इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि जनता को आप कन्विंस कैसे करेंगे? मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, मैं कह रहा हूं देखिए, जिस तरह से पहले जनता के बीच में जाकर आप लोग खुलकर आप लोग इस तरह के बयान देते थे, समर्थन क्या करते थे, अभी भी वही जनता है, लेकिन अब इस बयानों का विरोध कर रहे हैं, इस तरह के बयानों का, और समर्थन कहीं और जा रहा है, तो जनता को आप कन्विंस कर पाएंगे आप? जो बेबुनियादी बयान है ये, कौन बटने वाला है और कौन काटने वाला है, ये आप इनको बताइए ना, नाम लेके बताइए कौन सी जात आके आपको काटने वाली है या कौन सी जात बटने वाली है। आज हिंदुत्व नहीं बटा है, आज मुस्लिम नहीं बटा है, आज क्रिश्चियन नहीं बटा है, आज बटा है तो ये लोग, ये राजनीति करने वालों ने हमें बांट के रखा है हर जाति में। आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमें किसने बांटा, शिवसेना को दो गुटों में किसने बांटा? ये भारतीय जनता पक्ष ने बांटा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष को, जिनके शरद पवार जी साहब अभी भी है, उनके सामने उनकी पार्टी को तोड़ा गया, जो उनके फाउंडर है, उनके सामने उनके पार्टी का सिंबल जो घड़ी है वो किसी और को दे दी जाती है, और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, राज्यपाल होता है, विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, सारे के सारे आपकी मदद करते हैं। ऐसी राजनीति कभी नहीं देखी गई, और ये इनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहेगा तो ऐसे बटेंगे कटेंगे, धर्म की राजनीति, गौ माता को मारने का ये सब राजनीति ये लोग लेके आएंगे। बात करो ना, विकास की बात करो, बताओ तुमने क्या किया 2.5 साल में शिवसेना ने। मैं बताता हूँ आपको शिवसेना ने 2.5 साल में क्या किया। 2.5 साल में जब कोरोना का टाइम था, उस समय शिवसेना महाराष्ट्र में सरकार थी, उस समय में भी 6.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट एफडीआई महाराष्ट्र में आई। उसके कितने एमओयू साइन के वो भी बताता हूँ, 4 लाख 50 करोड़ के एमओयू साइन हो गए उसमें। आप इस पे बात नहीं करेंगे, आप बटेंगे कटेंगे की बात करेंगे। आखिरी के 2 दिनों में ठीक है मनीष जी बहुत समय से कहना चाह रहे हैं, ठीक है मनीष जी, मुझे लग रहा है मनीष जी के बातों का आप जवाब देना चाहते हैं, ये भी दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से महायुति में इस बयान का समर्थन है, लेकिन अजित पवार बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्या इसका नुकसान महायुति को होगा? क्योंकि महायुति में 3 प्रमुख दल, उनमें से एक प्रमुख दल ही इस बयान का विरोध कर रहा है। मुझे लगता है कि इसके पीछे मल्टीपल राजनीति है। ठीक है अनिश जी, मनीष को ये भी हो सकता, मनीष जी कह रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक है, इसमें राजनीति कुछ बड़ी है। पहला राजनीति ये हो सकती है कि अजीत पवार ये चाह रहे कि मुसलमानों के वोट उनको मिले, तो इसका मतलब अगर उनको कुछ मिलेंगे तो महायुति को फायदा होगा, वोट बटेंगे, अगर मुस्लिमों के वोट बटेंगे तो उनकी पोजीशन बेटर होगी, एक बात। दूसरी बात ये, शरद पवार ने ये इशारा दे दिया है कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो जाहिर है अजीत पवार को खुला इन्विटेशन है, वापस आओ संभाल लो पूरी गद्दी। तो इस तरीके से भाजपा को लपेटने की कोशिश शरद पवार कर रहे हो, तो अजीत पवार को इनवाइट कर रहे हो, 2 राजनीति बनती है, इनमें से कुछ भी पॉसिबल है। तीसरी बात ये, महायुति में एक दरार भी हो सकती है, संभव है बीजेपी को ये खतरा भी हो सकता है। अब आते हैं अनीश भाई की बात पर। अनीश भाई, सच्चाई ये है कि उद्धव ठाकरे के आंखों पर लालच की इतनी बड़ी पिट्टी बांध दी गई कि मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने विचारों से समझौता कर लिया, दशकों पुरानी राजनीति से यू टर्न ले लिया। कैसा जलवा था 12 साल का कि कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उनसे मिलने उनके घर जाता था, और उद्धव ठाकरे जगह जगह चले जाते हैं और उनको कहता बाहर बैठिए, थोड़ी देर में बुलाएंगे आपको। समझ गए? हिंदुत्व की शान बाला साहब ठाकरे का जिस तरीके से चारित्रिक पतन हुआ है, जिस तरीके से अब वो जो सांप्रदायिक एकता की बात करने लगे, पहले नहीं करते थे। क्या उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा? किस लिए छोड़ा? क्या विचारों में मतभेद होने पर छोड़ा? क्या उन्हें भाजपा में कोई कमी नजर आई?
क्या उन्हें ये पता लगा कि भाजपा ने ये गलतियां कर दी, ये बटोगे तो कटोगे नारा लगाए, इसलिए भाजपा हम तेरे से दूर होते हैं? सच्चाई ये नहीं है। शिवसेना ने कभी ऐसा नहीं कहा। शिवसेना ने गठबंधन सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाओ, बावजूद इसके कि इस बात की कोई अरेंजमेंट नहीं थी कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। ये बात उद्धव ठाकरे ने स्वीकार भी की, इसकी पार्टी के विधायक ज्यादा होंगे तो मुख्यमंत्री बनेगा। इस सब के बावजूद विश्वासघात करने वाले उद्धव ठाकरे ने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लालच में उस कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, के लिए उनके पूज्य पिताजी पता नहीं क्या क्या कहा करते थे। तो अब भाजपा की टिकट निकालने की बात मत करो भाई, वो भाजपा देगी जो जनता पूछ रही है। और वो पुराना शिवसैनिक पूछ रहा है आपसे, भाई आपके विचारों में इतना चेंज कैसे आ गया भाई? कल तक जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे होते थे, हिंदू हृदय सम्राट उद्धव ठाकरे होते थे, वो बदल कैसे गए? उस मराठा मानुष की पूछो ना उसकी क्या स्थिति है, वो कितना व्याकुल है, परेशान है कि बाला साहब ठाकरे का अनुयायी है तो उद्धव ठाकरे को वोट तो दे रहा है लेकिन आत्मा को गिरवी रखाया है। क्योंकि इसलिए गिरवी रखाया है कि आप अपनी विचारधारा से भटके नहीं है। आप विचारधारा को आंखों पर पट्टी बांध के आपने कुएं में डाल दिया है। आपको जवाब भाजपा को नहीं देना है। भाजपा वो कर रही है जो भाजपा करना चाहिए, कांग्रेस वो कर रही है, लेकिन शिवसेना को वो नहीं कर रही है तो शिवसेना करना चाहिए। अब भाजपा से लड़ते, कांग्रेस से भी लड़ते, पूरे मराठा मानुष आपके साथ खड़ा होता है। भाजपा ठीक पार्टी नहीं है, आप ठीक है, आप लड़िए। लेकिन आपने क्या किया? सत्ता के लालच में बिना किसी बहाने के, बिना किसी रीजन के, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद को हासिल करने के लिए सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया? कांग्रेस का दामन थाम लिया, शरद पवार का दामन थाम लिया, जिनसे आप पूरी जिंदगी लड़ते रहे बिना किसी एक्सक्यूज के। और बदले में आपको क्या मिला? भाजपा आपको 700 सीट देती थी, आपको यहां 100 भी नहीं मिल रही थी। ऐसा अपमान सहने के बावजूद भी अगर आप हिंदुत्व पर प्रश्न उठाने लगे, हिंदुत्व की डेफिनेशन पूछने लगे, अनीश भाई मुझे तो हैरानी है कि आप कैसे शिवसेना के प्रवक्ता जो हिंदुत्व की डेफिनेशन पूछ रहे हैं और अपने आप को, अपने स्टैंड को, उद्धव ठाकरे के स्टैंड को जस्टिफाई कर रहे हैं। मैं हैरान हूं कैसी कैसी विचारधारा हो गई है कि कैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना करियर बचाने के लिए, अपने स्टैंड को बचाने के लिए अपनी 30-40 साल की विरासत को दांव पे लगा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बाला साहब जो कहते थे वो गलत है, जो अब हम कर रहे हैं वो ठीक है। मैं हैरान हूं। समाजवादी पार्टी जो कहे वो ठीक, जो उनका जो एजेंडा है वो अपने एजेंडे से चल रहे हैं, ठीक, तो उनके एजेंडे चल रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं भाई? मैं बिल्कुल नहीं कहता भाजपा के साथ जाओ, आप अकेले हो, लेकिन कांग्रेस से हाथ अपने मराठा मानुष का, मराठी जनता का, शिव सैनिकों का और शिवसेना के सपोर्टरों का तो सिर झुकाई दिया ना। हो सकता है आपको मजबूरी में वोट दे दें, हो सकता है आपको महायुति, महाविकास अघाड़ी से आपको मुसलमानों के वोट मिल जाएं, पर क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुक रही है? क्या विचारधारा का इतना पतन आपको समझ में नहीं आ रहा है? मुझे बस मेरा ये प्रश्न मराठी मानुष की तरफ से, एक आम शिवसैनिक की तरफ। सर बिल्कुल, वाकई मुझे लगता है कि देखने वाली बात होगी जब रिजल्ट आएंगे तो किस तरह से कौन सी शिवसेना को ज्यादा समर्थन देखने को मिलता है, ये वाकई हर कोई देखना चाहेगा। ठीक है, लेकिन रविंद्र प्रताप जी देखिए, जिस तरह से यहां पर अगर देखें कुछ सालों से या कुछ समय से कुछ चुनाव में हर कोई जातियों पर फोकस कर रहा है, आप लोग भी पीडीए पर फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से पीडीए का नारा दिया और इस नारे ने कहीं ना कहीं आप लोग को उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी सीटें दिलवाई, बीजेपी को बहुत सारी सीटें वहां पर गंवानी पड़ गई। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी ने एक बड़ा नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ऐसा लग रहा है कहीं पीडीए इसमें शामिल ना हो जाए। और जिस तरह से हरियाणा के परिणाम आए वैसे उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में भी कुछ देखने को मिले, क्योंकि लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में भी देखना होगा इसका असर कितना होगा, लेकिन पीडीए का नारा कहीं इस नारे के सामने बौना साबित ना हो जाए। भगीरथ जी, पीडीए जो है भारत की 90% जनता है जो उपेक्षित है, वंचित है, शोषित है, दलित है। और भारत की जो पूरी राजनीति, चाहे पौराणिक काल में रही हो, चाहे आज की रही हो, चाहे प्रभु राम की सेना रही हो, पीडीए उनके साथ में था। चाहे गुरु गोरक्षनाथ जी चले थे,
वो पीडीए के लिए ही चले थे। माता सावित्रीबाई फुले चली थी, पीडीए के लिए चली थी। संत कबीरदास चले थे, उसी के लिए चले थे। बाबा साहब अम्बेडकर भी पीडीए के लिए ही चले थे और माननीय कांतीराम भी उसी के लिए चले थे। तो उस दलित शोषित वंचित सोसाइटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा, चाहे कोई शासक हो, रविंद्र प्रताप चाहे जी, कोई धर्मगुरु। लेकिन आपने कहा 90% आबादी पीडीए में शामिल है, तो फिर 10% आबादी जो है 90% आबादी है वो ज्यादा स्ट्रांग कहलाएगी, या फिर 10% आबादी को जो आपने छोड़ दिया वो ज्यादा स्ट्रांग कहलाएगी? 10% आबादी क्यों छूट गई है? कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा, 90% आबादी वाले कि जो 10% आबादी बचे वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे? जो सत्ता होती है वो एक संभ्रांत वर्ग को पनपा देती है और वो प्रयास करती है पूरा संभ्रांत वर्ग ही शासन करे, जैसे सारी यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोग शासन कर रहे हैं। लेकिन मैं अब इससे हट के बात कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये होता है कि जनता को क्या जा रहा है। अब समझिए महाराष्ट्र के साथ क्या क्या अत्याचार हुआ। गुजरात में सारी स्कीमें चली गई, 5वें नंबर पे आय के हिसाब से 5वें नंबर पे था। महाराष्ट्र अब 6वें नंबर पे हो गया, गुजरात आ गया 5वें पे। ये बहुत बड़ा गुस्सा है। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिदिन 126 महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है वहां पे। अब एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 3 साल में 40% अपराध बढ़ गए हैं जब से इनकी महायुति की सरकार है। ये असली मुद्दे ये हैं। हिंदू मुसलमान करने बटने कटने से कुछ भी नहीं होगा। बटना कटना भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। उन्होंने फजलुर रहमान के साथ पहले देश को बांटा, फिर पाकिस्तान बना के भारतीय जनता पार्टी के पूर्वजों ने देश को काटा, फिर अपने को काट दिया। इसको काट दिया, प्रोफेसर साहब को काट दिया जो संस्थापक थे इनके, नानाजी देशमुख को काट दिया, के गोविंदाचार्य को काट दिया, कल्याण सिंह साहब को काट दिया, उमा भारती को काट दिया, मनोहर जोशी जी को काट दिया, लाल कृष्ण आडवाणी जी को काट दिया। ये बट्टे कटते अपने में रहे। मुद्दा जनता रहेगी, जनता की समस्याएं रहेंगी, जनता की आय रहेगी और वहां की सरकारें कैसा व्यवहार करेंगी ये रहेगा। अगर इस मुद्दे पे नहीं लड़ना है तो आप नहीं लड़िए, हमारे पीडीए की बुराई करते रहिए। जितना आप पीडीए की बुराई करेगा उतना पीडीए समाज सशक्त होता हुआ और इन उन्मादी और सांप्रदायिक तख्तियों को इतने देर से बात हो रही है केवल हिंदू मुसलमान, केवल हिंदू मुसलमान। ऐसा लगता है कि भारत में मुद्दा ही नहीं है। और अब हिंदू मुसलमान बैठ के खाएंगे क्या हम अपने घरों में? हिंदू मुसलमान पहनेंगे क्या अपने घरों में? इस प्रकार से जिस प्रकार की इनकी राजनीति है, ईश्वर करे इसी राजनीति पे बदले कटने बढ़ते रहे, पीडीए पे बढ़ते रहेंगे। वो समय आएगा जैसे घुटनों पे चल के भारतीय जनता पार्टी जो जनसंघ थी हमारे पास में आई थी 67 में, 70 में हमारे पास आई, 77 में हमारे पास आई, 89 में पास आई है। वही दिन आने जा रहा है। धन्यवाद। चलिए देखेंगे वाकई, क्योंकि कुछ ही समय बस बाकी है। समाजवादी पार्टी से ठीक है, प्रश्न पूछ लूं? समय मेरे पास कम है। मनीष जी संक्षेप में किसी बात पूछूंगा। अभी इन्होंने कहा भगवान राम की सेना पीडीए की थी, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह का नाम लिया। भगवान राम पीडीए के थे या नहीं थे, पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न ये है, जब अलीगढ़ मुस्लिम हिंदू विश्वविद्यालय में जब पिछड़ों का आरक्षण खत्म हुआ तो समाजवादी पार्टी लड्डू क्यों बांट रही थी? आखिर कौन खुश है पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण हटने पर जो समाजवादी पार्टी लड्डू बांट रही थी? मैं चैनल पर देख रहा था। बस इन दो बातों का जवाब समाजवादी पार्टी चाहता हूं। और ये भी जानना चाहता हूं भगवान राम पीडीए थे या नहीं थे? और आपने इन महानुभाव नेताओं का नाम दिया तो गुरु गोविंद सिंह का नाम क्यों नहीं लिया? क्या वो पीडीए नहीं है? ठीक है रविंद्र जी, जवाब देना चाहेंगे? संक्षेप में दे दीजिएगा, समय कम है, हालांकि थोड़ा मुद्दे से अलग हटके, लेकिन संक्षेप में जवाब दे सकते हैं। मनीष जी की आवाज सुनाई नहीं पड़ी। ठीक है मनीष जी, चलिए समय भी समाप्त हो गया, लेकिन ठीक है आपकी बात आने चाहती थी, आपकी बात आगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, पवन डोंगरी जी। हालांकि पवन जी हमारे साथ नहीं जुड़ सके, हम कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे साथ जुड़ जाए तो हम उनसे भी कांग्रेस का पक्ष जान ले। रविंद्र प्रताप जी शुक्रिया, अनीश काड़वी जी, मनीष कुमार गुप्ता जी शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, हरियाणा में जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बयान दिया गया था बटेंगे तो कटेंगे, अब इस बयान का असर झारखंड और महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव है, देखना होगा इन बयानों का असर कितना होगा और कितना यहां पर बीजेपी गेन करने में सफल होती है, देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।